धौलपुर गांव के स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं होता है। तेज हवाएं चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजे हैं, लेकिन गांव में ऐसा सन्नाटा है मानो जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलने वाला। हमें यहाँ से पैदल ही घर की ओर जाना पड़ेगा। हाँ, जल्दी करो, मौसम खराब हो रहा है, नहीं तो हम बारिश में फंस जाएंगे। तीनों पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। जोरों से आंधी चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। तभी रोड के किनारे उन्हें टैक्सी वाला मिलता है, जो अपनी टैक्सी में सो रहा था। मैं इस टैक्सी वाले से बात करता हूं। अमित टैक्सी वाले के पास जाकर उसे उठाता है। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमें धौलपुर गांव जाना है। लगता है आप लोग इस गांव में नए आए हो। आपको नहीं पता, आज अमावस की काली रात है। आज की रात इस गांव में एक भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। आज मौत का खतरा होता है। व्हाट रबिश! पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसे लेने के लिए हमें डरा रहा है। ठीक है, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे, हमें बस अपनी टैक्सी एक रात के लिए दे दो। कल सुबह इस एड्रेस पर आकर तुम अपनी टैक्सी लेकर जाना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मुफ्त की सलाह दूंगा। गांव के उत्तर दिशा में जो कुआं है, उसके पास भूल कर भी मत जाइएगा। और अगर कोई आपको पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। अमित अपना सारा सामान टैक्सी में रखकर खुद टैक्सी ड्राइव करके घर की ओर निकल जाता है। मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता पता है। उस रास्ते से हम जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता गांव के कुएं से होकर गुजरता है। क्या यार, तुम भी इन सब बातों में विश्वास करने लगी? नहीं, ये सब टैक्सी वाला हमें डराने के लिए बोल रहा था। अमित सरिता के बताए गए रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के कुएं के पास पहुंचती है, गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है और गाड़ी कुएं से जाकर टकरा जाती है। उस कुएं के अंदर का पानी जोर जोर से हिचकोले खाने लगता है, मानो जैसे कुएं में लहर आ गई हो। तुम सब ठीक तो हो? शायद पहिए के नीचे कोई पत्थर आ गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई खड़ा हो। तभी सरिता की नजर कुएं के पास खड़े अपने बचपन के दोस्त रामानंद पर जाती है। अरे रामानंद, कैसे हो तुम? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। और ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अमावस की काली रात, ये रात मौत की रात होती है। आज कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। सरिता को रामानंद की बात बहुत अजीब लगती है। वो दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे यार अदिति, चल, हमें यहाँ से निकलना है। तू यहाँ बैठकर किताब क्यों पढ़ रही है? अदिति का कोई जवाब नहीं मिलने पर सिमरन उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अदिति की लाश लुढ़क कर गिर जाती है। सिमरन अदिति को देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अदिति, अदिति, अदिति! रोहन अदिति की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और वो सिमरन का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी वो गलती से अपना पैर उस किताब के ऊपर रख देता है
अदिति की ऐसी हालत किसने की होगी? ये देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई बुरी ताकत का काम हो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तभी वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस जाती है और दोनों गिर जाते हैं। ये किताब, ये वही किताब है जो अदिति ने अपने पास रखी थी। रोहन और सिमरन उस किताब को देखने लगते हैं और देखते ही देखते किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकालकर रोहन का गला पकड़ लेती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। अदिति रोहन का गला छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर शापित किताब है। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? इस किताब ने ही अदिति की भी जान ली होगी। I'm sure। तभी सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है। बाहर समीर गाड़ी लेकर आ चुका था। सिमरन और रोहन को बाहर बुला रहा था। अरे यार, तुम लोग सब बाहर आ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई है, चलो यहाँ से निकलना होगा। सिमरन और रोहन उस किताब को वहीं छोड़कर गाड़ी की ओर भागते हैं। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर वो वैश्या आ जाती है और अपने पायल बजाने लगती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। कौन हो तुम और हमें क्यों मार रही हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तभी वो वैश्या सिमरन और रोहन का गला दबाने लगती है और दोनों को हवा में उठाते हुए कांच की खिड़की पर पटक देती है। देखते ही देखते उन दोनों की मौत हो जाती है। लाइब्रेरी के बाहर से समीर ये सब कुछ देख रहा था। समीर अपने हाथ में एक ताबीज लेकर लाइब्रेरी के अंदर घुसता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मुझे पता था ये किताब खूनी है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को किताब लेने भेजा था। वैश्या समीर को छू भी नहीं पाती है। समीर किताब पर ताबीज बांध देता है और उस किताब को अपने साथ गाड़ी में रखकर ले जाने लगता है। बेचारे मेरे दोस्तों को ये नहीं पता था कि ये सब मेरा करा धरा है। अब मेरे पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे का रिसर्च पूरा हो पाएगा। अच्छा, तो बिना एक्सपीरियंस के ही तूने रात के 12 बजे इस रास्ते को चुना है। वो अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो ट्रक लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। साहिल, साइड दे उसको, वरना ये हमको मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था जैसे खंडर से निकाला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक थी। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे, ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। तो दोस्तों, अब क्या इरादा है? मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि असल में माजरा क्या है। तू पागल हो गया है क्या? आधी रात में इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक में से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले पोशाक पहने हुए थे और उसके सिर पर एक हैट था। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। ये देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने को उत्सुक हो गए।
अमित को भी मजबूरन उनके साथ चलना ही पड़ा। भला वो अकेला रहकर क्या ही कर लेता। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उस ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक ट्रक ड्राइवर यानी वही नकाबपोश आदमी, उसने कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उन्हें बेरहमी से खाए जा रहा था। वो जिस्म के हर अंग को निकाल निकाल कर बड़ी गंदी तरह से खाए जा रहा था। भाई, ये कौन सा राक्षस है? निकलो जल्दी यहाँ से। हड़बड़ाहट में वो सभी एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा था कि वो हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इसलिए वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही उसे वहां 3 लड़के भागते और एक अकेला अमित खड़ा दिखा। वो शैतान अमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अमित की कहानी यहीं खत्म हो गई।